आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा हनुमान जी के भक्तों को मिली बड़ी सौगात की भी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हनुमान जी के जाखू मंदिर जाने के लिए 4 एस्केलेटर का उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार का दावा है कि ये लंबाई के मामले में एशिया के सबसे लंबे एस्केलेटर्स की सूची में शामिल है। इसकी लंबाई 48 मीटर है। इसे बनाने में करीब 8 करोड़ की लागत आई है। इस तरह अब पार्किंग से मंदिर परिसर तक जाने के लिए सिर्फ 1.5 मिनट का समय लगेगा। ये हनुमान जी के भक्तों के लिए बड़ा तोहफा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एस्केलेटर्स के दोनों ओर सेफ्टी ब्रेक और LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी के बाद दिल्ली में एक और गैंगस्टर की शादी हुई। दरअसल गैंगस्टर योगेश टुंडा को अदालत ने 6 घंटे की पेरोल दी थी, जिसके बाद योगेश और उसकी पत्नी नीतू ने विकासपुरी के आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए। हालांकि शादी के बाद उसे फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ छात्र छात्राएं खाना बनाते नजर आए। दावा है कि इन बच्चों ने मिड डे मील का भोजन तैयार किया। ये मामला प्राथमिक स्कूल का है। कहा जा रहा है इस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है। उधर इस मामले के सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए। हमारे यहाँ एक शिक्षक हैं और उनका नाम रामेश्वर राम है। नहीं के बराबर आते हैं, हफ्ता में 1-2 दिन आते हैं। राजस्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया, जहां एक बाघ से डरकर पैंथर पेड़ पर चढ़ गया। इस मामले से जुड़ा ये वीडियो सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया गया कि बाघ के डर के कारण ये पैंथर काफी देर तक पेड़ पर ही बैठा रहा। फिर बाघिन के वहां से जाने के बाद पैंथर पेड़ से नीचे उतरा, जिसे देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। सीबीआई की अदालत ने हिमाचल प्रदेश में ADM के पद पर तैनात IAS नवीन तंवर समेत 6 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई। नवीन पर करीब 9 साल पहले हुई IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने का आरोप लगा था। हालांकि फिर नवीन ने साल 2019 में UPSC की परीक्षा पास कर ली थी और उन्हें तैनाती भी मिल गई थी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दवा लिखने के नाम पर अब डॉक्टर्स को गिफ्ट देना फार्मा कंपनियों को महंगा पड़ सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। यानी कि अब दवा के कारोबारी डॉक्टर्स को विदेश की सैर पर नहीं ले जा सकेंगे, उन्हें सस्ता या महंगा गिफ्ट नहीं दे सकेंगे। कम से कम सरकारी नियमों के मुताबिक तो यही हो गया है। लेकिन सवाल है कि व्यवहार में ये कितना उतर पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दवा कंपनियों और डॉक्टर्स के इस गठजोड़ से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ईश्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी देता है तो वो है डॉक्टर। इसलिए उसे धरती का भगवान भी कहा जाता है। डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीद लोग छोड़ देते हैं। उस वक्त डॉक्टर मौत को मात देकर जिंदगी बचा लेता है। लेकिन आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर दवा बनाने वाली कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट के लालच में फंस जाते हैं। लिहाजा कई बार मरीज गलत और महंगी दवाओं के चक्कर में फंस जाता है, जिसका सीधा असर मरीज की सेहत और उसकी जेब पर भी पड़ता है। यानी जो कंपनी जितना बड़ा उपहार डॉक्टर्स को देती है, उतनी ही अधिक दवा डॉक्टर उस कंपनी की लिखता है। लेकिन अब भारत सरकार ने धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स को गिफ्ट देने पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। दवा कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने सख्त गाइडलाइंस बना दी हैं। सरकार ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यानी कि UCPMP यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक समान संहिता बनाई है। एल्योरमेंट अगर नहीं होगी तो इससे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दवाएं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और
एंड कंज्यूमर तक दवाएं सस्ती भी मिल पाएंगी, क्योंकि ये जो 40 से 50% मार्केटिंग का फंड है वो कंज्यूमर का ही बचेगा ना। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। हाँ, एथिकल कमेटी बनाने को बोला गया है, इसका कंप्लायंस अच्छे से हो ये इंश्योर करना पड़ेगा। वैसे तो गवर्नमेंट बड़े 2-3-4 सालों से इस स्टेप पे है कि सॉल्ट नेम लिखें डॉक्टर, कंपनी का स्पेसिफिक नाम लिखें ही ना, और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बंद होनी ही चाहिए। अगर सॉल्ट नेम लिखेंगे तो जेनरिक नेम लेंगे तो एमआर का तो वैसे ही रोल उसमें खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट की दवाई की बेसिक सॉल्ट की प्रमोशन आती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ऐसा हो सकता है कि देश भर में डॉक्टर्स दवा के पर्चे पर सिर्फ सस्ती दवाइयां या उनके जेनरिक नाम ही लिखने लगे। इसकी वजह ये है कि अब दवा कंपनियों से उन्हें ना तो महंगे गिफ्ट्स मिल सकेंगे और ना ही वो मुफ्त विदेश यात्राओं पर जा पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के लिए एक कॉमन मार्केटिंग कोड जारी किया है। सरकार ने जो कॉमन कोड जारी किया है उसके हिसाब से दवा मार्केटिंग कंपनियां अब ना तो डॉक्टर्स को किसी तरह का गिफ्ट दे पाएंगी, ना ही उनकी विदेश यात्रा को फंड कर सकेंगी, क्योंकि अब ऐसा करना गैर कानूनी होगा। दवा कंपनियां अपनी दवाओं को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट्स देती है, दवाओं के फ्री सैंपल्स देती है और कई बार उन्हें मुफ्त विदेश यात्रा करवाती है। इतना ही नहीं, 5 स्टार होटल में ठहरने और महंगे खान पान के साथ ही रिजॉर्ट्स में स्टे जैसे शान शौकत भरे ऑफर्स भी नहीं दिए जा सकेंगे। हालांकि एक रियायत ये दी गई है कि फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को डायरी, कैलेंडर, पेन और मुफ्त दवा का सैंपल दे सकती हैं, लेकिन उसकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे कंट्री में लाखों लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब करते हैं और उनका काम डॉक्टर को सिर्फ गिफ्टिंग देना नहीं होता, उनका काम डॉक्टर को नए प्रोडक्ट्स को अपडेट करना भी होता है, जिससे कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स के पास भी आजकल वैसी किसी के पास टाइम नहीं होता कि उनको भी पता चल सके कि लेटेस्ट प्रोडक्ट कौन से आ रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन कैसी है, कौन से प्रोडक्ट कैसे हैं। तो सैम्पलिंग होनी चाहिए एक नॉर्मल रूटीन में। और एथिकल प्रैक्टिसेस, आई एग्री विद द एथिकल प्रैक्टिसेस कि हमें एथिकल ही प्रैक्टिसेस हमें लागू करनी चाहिए, और जो कमेटी भी गवर्नमेंट बना रही है उनको भी ये देखना चाहिए कि अच्छे प्रोडक्ट्स आए, बट ऐसा ना हो कि इन सब चीजों की वजह से डॉक्टर पे अवेयरनेस नहीं हो पाए नए प्रोडक्ट की। डोलो 650 का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दवा बुखार के इलाज में कारगर मानी जाती है। डोलो 650 का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कोरोना काल के दौरान हुआ था, लेकिन 2022 में इस दवा को बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं। आरोप लगाए गए कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने डॉक्टर्स को प्रभावित कर ये दवा लिखवाई। इसके लिए कथित तौर पर डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के उपहार बांटे गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ऐसे में सवाल है कि इस कानून के आने से किन किन चीजों पर मनाही होगी। फार्मा कंपनियां अगर किसी दवा या प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहती हैं, तो वो नियम कानून के दायरे में रहकर ही करें। फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को फ्री गिफ्ट्स नहीं दे सकेंगी। विदेश में सेमिनार के नाम पर डॉक्टर को ट्रैवल करने के लिए भी नहीं बोल सकती। अगर कंपनी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखती भी है तो पूरे आयोजन का हिसाब किताब बताना जरूरी होगा। अगर दवा बेच रहे हों तो उसकी पूरी डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी। अक्सर दवा निर्माता कंपनियां कहती हैं कि दवा का मरीज के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस गाइडलाइन के तहत अब बस ये लिख भर देने से काम नहीं चलेगा। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? जब आप ये सवाल करते हैं तो फार्मा कंपनियों का तर्क होता है महंगी रिसर्च, लेकिन जब आप ये सवाल करेंगे तो कई परतें खुलेंगी और जवाब नजर आने लगेगा कि सब भ्रष्टाचार, प्रचार और कारोबार ही है। मेडिकल प्रोफेशन में फार्मा कंपनियों का रिश्ता डॉक्टर्स के साथ गिव एंड टेक का बन गया है, यानी आप हमारा ये काम कर दो, हम बदले में आपका कर देंगे। लिहाजा डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के इस गठजोड़ से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल दोपहर होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को करेगा। सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि फाइनल तस्वीर दोपहर 3 बजे आएगी। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल से 21 मई तक मतदान के सभी चरण पूरे हो जाएंगे। फिर मतगणना 25 से 27 मई तक हो सकती है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। इतना ही नहीं, संभावना जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव इस दौरान हो सकते हैं। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू ने दिल्ली में अपने पदभार संभाल लिए। दोनों इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक दिन पहले की गई थी। उधर इन नियुक्तियों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होगी। इस याचिका को ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दाखिल किया है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके पहले तोबगे गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिले। फरवरी में पदभार संभालने के बाद भूटान के प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। भूटान नरेश की ओर से प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले हफ्ते भूटान दौरे का न्योता भी दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने SBI को ये निर्देश दिए कि वो बॉन्ड नंबर्स को भी जारी करे। ये सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने की। इस पीठ ने SBI को सोमवार तक की डेडलाइन दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चब्बेवाल अभी विधायक हैं, लेकिन चर्चा है कि आम आदमी पार्टी इन्हें होशियारपुर से उम्मीदवार बना सकती है। नागरिकता कानून लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर अगले हफ्ते मंगलवार को संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। इसी बीच वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि पहले अदालत ने इस मामले को इसलिए नहीं सुना था क्योंकि तब सरकार ने कहा था कि ये अभी लागू नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब CAA की अधिसूचना जारी हो गई है तो इस पर तुरंत सुनवाई हो। वहीं इस मसले पर हिंदू शरणार्थी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के पास जुटे और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कल हो जाएगा, लेकिन चुनावों के ऐलान से पहले चुनावी चंदे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है, लेकिन ये आंकड़े जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा छुपा भी रहे हैं, क्योंकि SBI की दी गई जानकारी से ये पता नहीं चल रहा है कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे और किसको दिए। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी शनिवार को कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। लेकिन चुनाव के ऐलान से ज्यादा सियासत में असल सरगर्मी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा सामने आने के बाद से शुरू हुई है। SBI के डेटा के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा BJP को होता दिख रहा है, जबकि TMC इस मामले में कांग्रेस को पछाड़कर दूसरे स्थान पर रही है। चुनावी चंदे के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर BJP है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इसके बदले में कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने सरकार को ज्यादा चंदा दिया। वहीं BJP का कहना है कि चुनावी चंदे का ये तरीका पहले से बेहतर है। किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ BJP को गए हैं। 60%, 60% BJP को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है। तो ये सब मिली भगत है। क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, he said उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो।
सो कम से कम जो पार्टी तक पहुंचता है पैसा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो व्हाइट पहुंचता है। चुनावी चंदा पाने वालों में बीजेपी सबसे आगे है, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा सवाल उसी पर खड़े होंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात ममता बनर्जी की टीएमसी को लेकर है, क्योंकि टीएमसी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा कांग्रेस से ज्यादा उठाया, जबकि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। विपक्षी दलों की तरह बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अगर उन्हें दिक्कत है तो चुनावी चंदे को लौटाकर अपने को पाक साफ दिखाना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी को ये नहीं दिखता, बल्कि निशाना सिर्फ बीजेपी पर साधना है। BJP stands thoroughly exposed, and this is what people have been demanding. Even State Bank, they forced State Bank to go and ask for more time, but it is because of intervention of Supreme Court, directive given by Supreme Court. All this data have come to the public domain, and let us see how things are going to move in the coming days. विपक्षी हमलों से परेशान एनडीए का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी मांगी और एसबीआई ने वो जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी। जो अदालत ने फैसला दिया है उसके मुताबिक एसबीआई ने लिस्ट सौंप दी है और इसमें कोई हेराफेरी की या चालाकी की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सबको करना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन में उसका पालन करते हुए जो डेटा था उनके पास उन्होंने वह अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। आने वाले दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही और विपक्ष सरकार को कटघरे में भी खड़ा करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नया नोटिस थमा दिया है और कहा है कि बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल चुनावी चंदे को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अपनी बात रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 454 अंक फिसलकर 72,643 पर बंद हुआ, तो वहीं ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 123 अंक गिरकर 22,023 पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के 24 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में नरमी आई है। सोना 50 रुपए सस्ता हो गया और दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 66,150 रुपए हो गई। हालांकि चांदी 100 रुपए महंगा हो गया और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 77,100 रुपए पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नई पॉलिसी में कंपनियों को भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। हालांकि इसके लिए अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। साथ ही कंपनियों को 3 साल के अंदर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मर्चेंडाइज ट्रेड
डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटे का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक फरवरी में देश का व्यापार घाटा करीब 1.55 लाख करोड़ हो गया है, जबकि जनवरी में ये 1.45 लाख करोड़ था। इसके साथ ही फरवरी में इंपोर्ट सालाना आधार पर 12.2% बढ़कर करीब 4.98 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दरअसल जब देश का आयात निर्यात से ज्यादा होता है तो उससे व्यापार घाटा माना जाता है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको चंडीगढ़ पीजीआई की पॉजिटिव स्टोरी के बारे में बताएंगे, जहां एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर में HIV मरीजों का एडवांस टेक्नोलॉजी और दवाइयों से इलाज किया जा रहा है, जिससे HIV संक्रमित गर्भवती महिलाएं भी ठीक हो रही हैं। खास बात तो ये है कि इस संक्रमण का असर मरीजों के जन्म लेने वाले बच्चों पर भी नहीं है। देखिए प्रगति मार्ग पर HIV मरीजों की पॉजिटिव स्टोरी। कुछ साल पहले तक HIV को लाइलाज बीमारी माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, लोगों में इस बीमारी को लेकर डर कम हुआ और अब एडवांस तकनीक और दवाइयों के दम पर HIV मरीज इस बीमारी को पूरी तरह हराने में सफल हो रहे हैं। HIV जो है क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज की तरह से हो गया है। ये आज की डेट में कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। जैसे नॉर्मल पेशेंट जो है वो अपनी HIV ये ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, उसी तरीके से ही वो अपने HIV की दवाइयाँ खा सकते हैं। एडवांसमेंट इतनी अच्छी तरह से हुई है कि आज HIV पेशेंट्स जो हैं वो शादी कर रहे हैं और HIV पॉजिटिव पेशेंट लड़का और पॉजिटिव लड़की आपस में शादी कर रहे हैं। और उसके ऊपर सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि उनके जो बच्चे आगे हो रहे हैं, अगर वो अपनी दवाइयाँ का सही लेते हैं, रेगुलर मेडिसिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके बच्चे जो है आगे वो नेगेटिव भी हो रहे हैं। खास बात तो ये है कि HIV मरीजों के बेहतर इलाज के लिए चंडीगढ़ के PGI में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ 154 से अधिक HIV संक्रमित महिलाओं की डिलीवरी हुई है, जिसमें से 152 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और HIV नेगेटिव हैं। हमारे पास ऐसी 154 डिलीवरीज जो है डॉक्यूमेंटेड हैं, जिसमें से कि 152 जो हैं वो नेगेटिव बच्चे के साथ आए हैं और जो 2 फीमेल्स थी जिन्होंने की एडवांस मतलब प्रेगनेंसी में आई थी और एक जिसने दवाई नहीं खाई थी, उन बच्चों का स्टेटस ठीक नहीं आया। बाकी जो हमारी ओवरऑल बच्चे हैं वो सारे नेगेटिव हैं। चंडीगढ़ PGI के रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर में अब नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बताया गया है कि पिछले साल यहाँ महज 326 नए मरीज डिटेक्ट किए गए थे। जिस तरह से साइंस ने एडवांसमेंट्स की है और खास तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो बड़े हैं, धीरे धीरे जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है उनमें भी कमी आई है। फिलहाल चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में HIV के नए मरीजों की संख्या में गिरावट हो रही है और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। खास बात तो यह है कि इलाज कराने वाले मरीजों के बच्चों पर इसका असर अब ना के बराबर है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी रेल यात्रा की। रेल यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में देश भर में रेल यात्रियों को सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी मिल रही है। लेकिन हाल ही में दक्षिणी रेलवे की ओर से शेयर किया गया वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स को पसंद नहीं आया। दरअसल 12 मार्च को दक्षिणी रेलवे की ओर से एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ महिलाएं वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान गाते हुए दिख रही हैं। वीडियो में सीट पर आमने सामने बैठी 12 महिलाओं को चेन्नई से मैसूर की यात्रा के दौरान गाते हुए दिखाया गया। रेलवे ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस में खुशी की लहर, मनमोहक क्षणों के गवाह बने क्योंकि ये युवा महिलाएं अपने मधुर गीतों के साथ अपनी यात्रा को एक संगीतमय आनंद में बदल रही हैं। दक्षिणी रेलवे ने भले ही इस वीडियो को मनमोहक बताया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इससे पूरी तरह असहमति जताई और इसे दूसरे यात्रियों को परेशान करने वाला बताया। कुछ यूजर्स ने महिलाओं को हेडफोन पहनकर
गाने सुनने का सुझाव दिया तो कुछ ने इसे सरासर उपद्रव बताया। यही नहीं, यूजर्स ने रेलवे को ये नसीहत भी दे डाली कि सरकारी हैंडल से आया ये पोस्ट निराशाजनक है, कृपया ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दें जो जनता को प्रभावित कर सकती है। हालांकि भारी आलोचना के बाद दक्षिणी रेलवे ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। रेल यात्रा के दौरान सामने आए ऐसे वीडियो को लेकर हमने कुछ रेल यात्रियों से बात की और उनकी राय जानी। ये बताइए कि ट्रेनों में अक्सर लोग ग्रुप में गाना गाने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं, आप क्या मानते हैं इसे? देखिए सर, कोई भी चीज तभी तक उचित लगती है जब तक आप दूसरों को हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आप करिए, सब करिए, अगर धीमी आवाज में, अगर मोबाइल में बजा रहे हैं तो बिल्कुल उचित नहीं है। आजकल इतना फैसिलिटी दिया हुआ है, आप हेडफोन लगा लीजिए, जो भी लगाना है। और अगर खुद कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि किसी दूसरे डिस्टर्ब ना हो रहे हैं, तब तो सब कुछ उचित है। आप किसी के उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये अनुचित है मेरी नजर में। अगर ज्यादा भीड़ है ट्रेन में या फिर अगर आप सेपरेटली स्लो आवाज में गाना सुन रहे हैं, मोबाइल है तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे उचित है। अगर उससे किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है, अदर पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अनुचित है। कहीं हद तक अच्छा लगता है, कुछ देर तक अच्छे लगते हैं, भजन सुनना भी थोड़ा एंजॉयमेंट होता है, पर कुछ समय के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है कि हाँ अब थोड़ा शांति होना चाहिए, कि थोड़ा सा अपना पर्सनल कुछ कर लें, थोड़ा आराम कर लें। अब जब से बैठे हैं, ट्रेन में बज ही रहे हैं, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होती ही है। तो उन लोग को सोचना चाहिए ना कि हाँ थोड़ा सा एंजॉय कर लें, आप थोड़ा बंद कर लें ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। लापरवाही है लोगों को डिस्टर्ब करना, गाना बजाना, बड़े साउंड में या आवाज करना या कुछ भी करना। लोग बैठ के हम देखते हैं कि लोगों को बैठने में दिक्कत होता है, बैठ के वहाँ पे ताशे खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं। ये तो दुर्भाग्य है अपने प्रशासन की और रेल कर्मियों की। इसे हम कहीं ना कहीं अनुचित ही मानते हैं, पर ये किसी न किसी की जिम्मेदारी तो होगी कि ट्रेन में नैतिकता लोग बरकरार रख रहे हैं और बाकी अपनी मानसिकता है कि लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये खुद सोचने की चीजें है। ये शिक्षित लोगों का काम है सर, इसे नहीं करना चाहिए, इससे आदमी डिस्टर्ब होता है, परेशानी आती है पब्लिक को। गंदा गाना लगा देता है, भोजपुरी ऐसे भी गंदा गाना आता है, तो इसे लगा देता है, सब सुनने को मिलता है। पैसेंजर को डिस्टर्ब होता है भजन करने से, बट वो लोग अपना काम करते रहते हैं, मानते नहीं है कुछ, तो क्या किया जाए, मना करने पर भी लोग मानते नहीं। सैमसंग का यूजर्स को तोहफा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने एक नया प्राइवेसी फीचर अपडेट जारी किया है। इसके तहत अब यूजर्स की व्हाट्सएप डीपी का स्क्रीनशॉट ब्लॉक कर दिया गया है, यानी व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगने वाली तस्वीर का अब स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही दूसरे यूजर्स की प्रोफाइल फोटो भी सेव नहीं कर पाएंगे। मोटोरोला ने नए स्मार्टफोन की तारीख को लेकर घोषणा की है। कंपनी भारत में 3 अप्रैल को ये स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। हालांकि इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन चर्चा है कि मोटोरोला H50 Pro हो सकता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। सैमसंग ने होली से पहले ग्राहकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनका दावा है कि वो स्मार्टफोन समेत अपने कई प्रोडक्ट्स पर काफी डिस्काउंट देगी। सैमसंग की सेल शुरू हो गई है। इसमें आप स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी और दूसरे अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। इस सेल को आप Samsung.com, सैमसंग शॉप ऐप और कंपनी के एक्सक्लूसिव स्टोर से ले सकते हैं। बताया गया है कि ये सैमसंग होली सेल 26 मार्च तक चलेगी। न्यूज वक्त में आगे पब्लिक होर्डिंग पर नोएडा में हाई राइज अपार्टमेंट में रहने वाले बैचलर किराएदारों से जुड़ी एक खबर। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी का बैचलर किराएदारों के लिए जारी अजीबोगरीब फरमान चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 99 में बनी सुप्रीम टावर सोसाइटी ने बैचलर के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक सोसाइटी में किराए पर रहने वाले बैचलर रात में किसी को अपने फ्लैट पर नहीं रोक सकते। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर बैचलर के यहां पर कोई गेस्ट आता है तो उसे रात में ठहरने के लिए पहले से और निश्चित समय तक के लिए परमिशन लेनी होगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम टावर सोसाइटी के AOA यानी कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। AOA ने सोसाइटी में रहने वाले सभी किराएदारों को एक फॉर्म भी दिया है जिसमें नियम के बारे में लिखा गया है। उस फॉर्म को भरकर AOA ऑफिस में जमा कराना होगा। सोसाइटी में रहने वालों का कहना है कि कई बार सोसाइटी में रहने वाले बैचलर देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं। यही नहीं, कुछ बैचलर्स तो शराब पीकर देर रात तक शोर करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में रहने वालों की नींद खराब होती है। वहीं AOA के इस फरमान के बाद सोसाइटी में रहने वाले बैचलर किराएदार नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इस नियम को लेकर सोसाइटी के AOA की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है।
न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।